सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देख रहे हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5, जो कि बात करता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट के बारे में। और ये है हमारे उस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज का पार्ट नंबर 18, जहां आज हम देखने वाले हैं कुछ मजेदार टॉपिक्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी थी, जहां अपन ने देखा था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल का टॉपिक अपन ने खत्म कर दिया था। साथ ही साथ इनडायरेक्ट मटेरियल को भी हमने डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नीचे आपको टॉपिक दिख जाएगा ओवरहेड्स। तो तीन टॉपिक जो है इसको अपन देखने वाले हैं, लेबर, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। लेबर में भी अपन इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी अपन थोड़ा बहुत समझेंगे। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। इसके पहले मटेरियल अपन समझ चुके हैं, लेबर, एक्सपेंसेस और जो बच गया ओवरहेड्स, इसको अपन आज समझने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला टॉपिक अपना डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या होता है भैया? तो डायरेक्ट लेबर इज ऑल लेबर कॉस्ट एक्सपेंडेड इन अल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, composition or condition of the product. In simple words, it is that labor which can be conveniently identified or attributed wholly to a particular job, product or process or expended in converting raw material into finished goods. कोई भी हमारा पैसा जो लग रहा है, जिसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं, लेबर को हम कोई वेजेस दे रहे हैं, वर्कर्स को कोई हम सैलरी दे रहे हैं, जो भी पैसा हमारा लग रहा है किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सकते हैं, दैट इज अवर डायरेक्ट लेबर. Wages to such labor are known as direct wages. Thus, it includes the payment made to the following group of लेबर्स. क्या बोल रहा है भैया? डायरेक्ट लेबर अपन अच्छी तरीके से समझ गए. डायरेक्ट लेबर क्या? वो पैसा जो हम खर्चा कर रहे हैं हमारे लेबर्स के ऊपर, क्या चीज के लिए? तो किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए. ठीक है, किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए लेबर के ऊपर जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हो गया हमारा डायरेक्ट लेबर का खर्चा. अब वो कौन से ऐसे खर्चे होते हैं, क्या क्या सारी चीजें इसमें आती है? तो पहला है लेबर एंगेज्ड इन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और कैरिंग आउट ऑफ एन ऑपरेशन और प्रोसेस. पहला तो ऐसा लेबर जो एक्चुअली उस प्रोडक्शन में एंगेज है, जो एक्चुअली एक्टिवली उस प्रोडक्शन में एंगेज है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे घर बनाने हैं. अब घर बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को लगेगा मटेरियल. मैंने सारा मटेरियल ले आया. अब मुझे लगेंगे लेबरर्स. काम करने के लिए मुझे क्या लगेंगे? लेबरर्स काम लगेंगे भैया, कि मैंने ईटा, रेती, सीमेंट सब आपको लाके दे दिया है, अब आप ईटे को जमाओ और भैया दीवार जो है खड़ी करते जाओ. तो कुछ ऐसे लेबरर होंगे जो क्या है, डायरेक्टली ईटा को उठाएंगे, जमाएंगे, सीमेंट लगाएंगे और धीरे धीरे एक दीवार लगाएंगे. तो ऐसे लेबर जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, फिजिकली मेहनत कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो क्या हो गए? वो उनको जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो आ जाएगा डायरेक्ट लेबर के अंदर. दूसरा पॉइंट क्या है? लेबर एंगेज इन एडिंग द मैन्युफैक्चर बाय अ वे ऑफ सुपरविजन, मेंटेनेंस, टूल सेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा. अब मेरे पास डायरेक्ट लेबर आ गए जो क्या कर रहे हैं भैया? ईटा रख रहा है, सीमेंट लगा रहा है, एक और ईटा रख रहा है, धीरे धीरे दीवार बना रहे हैं. अब उनको देखने के लिए, उनको टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए मेरे पास कौन होगा? एक सुपरवाइजर होगा, जिसको बोलते हैं ठेकेदार. जनरली उस लैंग्वेज में क्या हो गया? एक हो गया मजदूर, दूसरा हो गया क्या? ठेकेदार. ठेकेदार क्या करेगा? उनको सुपरवाइज करेगा, उनको गाइड करेगा और देखेगा कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जो ब्रिक्स हैं बराबर से जिस पैटर्न में जुड़ने चाहिए वैसे जुड़ रहे कि नहीं, बहुत ज्यादा गैप थोड़ी ना है, कई लेबर बहुत ज्यादा सीमेंट या बहुत कम सीमेंट तो नहीं यूज कर रहा है, वेस्टेज थोड़ी ना हो रहा है. तो ये सब चीज को क्या है? सुपरवाइज करेगा, मेंटेन करेगा, टूल्स को सेट वगैरह करके देगा. सारी चीजें यहाँ पे आजकल भैया मशीन्स का भी यूज होता है घर बनाने में. तो ऐसा लेबर पहला तो जो मजदूर हो गया जो डायरेक्टली एंगेज है दीवार बनाने में, घर बनाने में. दूसरा क्या हो गया? ठेकेदार हो गया, क्योंकि अब उसको भी पैसा तो जाएगा, वो सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है. तीसरा हो गया इंस्पेक्टर या एनालिस्ट एक्सेट्रा, जो स्पेशली रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए. क्या हो गया? घर, एक बिल्डिंग बन गई, फिर मैं क्या करूंगा? एक इंजीनियर से उसका इंस्पेक्शन कराऊंगा कि भैया ठेकेदार तो देख रहा था कि लेबर वेस्टेज तो नहीं कर रहे, सब ठीक कर रहे नहीं. एक अपन प्रोफेशनल बंदे को बुलाएंगे, इंजीनियर को, और उसको बताएंगे कि भैया हमारा घर का नक्शा ये था, ये हमने इसको डिजाइन बनाई थी, उस हिसाब से काम हुआ है कि नहीं, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं छूट गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आप उसको देख के बताओ. तो कोई अपन इंस्पेक्टर या एनालिस्ट, ठीक है, कोई प्रोफेशनल बंदा भी अगर हम हायर कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे प्रोडक्शन के लिए, तो उनको भी जो हम पैसा पे कर रहे हैं वो भी क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर के अंदर आएगा. तो तीन चीजें यहाँ पे हो गई. पहला क्या? जो हम वेजेस देंगे लेबर को. कौन लेबर? जो एक्चुअल प्रोडक्शन में एंगेज है. कौन एंगेज है एक्चुअल प्रोडक्शन में? मजदूर. ठीक है, मजदूर कौन है? एक्चुअल प्रोडक्शन में एंगेज है. दूसरा ठेकेदार को जो हम पैसा दे रहे हैं, जो सुपरविजन का चार्ज लेके रख रहा है. ठीक है, कि मान लो भाई बारिश हो गई तो फटाफट से सीमेंट वगैरह को एक शेड के अंदर डालो ताकि खराब ना हो. क्लियर बात है? तो ये सब चीज को वो देख रहा है. भाई लेबर लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं, तो नहीं, उससे काम करवाओ, तो ये सब काम वो करवाएगा. ठीक है, सारी चीजें ध्यान देगा. तीसरा कौन हो गया? इंजीनियर हो गया, जो बीच बीच में आके इंस्पेक्शन करेंगे कि भैया प्रॉपर जिस स्पीड से घर बनना चाहिए, जिस डिजाइन से, जिस क्वालिटी से घर बनना चाहिए, वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो तीन टाइप के यहाँ पे आ गए. एक हो गया एकदम अनस्किल्ड, फिर थोड़ा स्किल्ड और एकदम भैया सुपर स्किल्ड वाला. तीनों को जो हम पैसा दे रहे हैं, जो प्रोडक्शन में एंगेज है एक्टिवली, उनको अपन क्या बोल दिए? डायरेक्ट लेबर के अंडर में आप आओगे. आगे बोल रहे हैं वेजेस पेड टू सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर एक्सेट्रा, दो नॉट अ डायरेक्ट लेबर कैन बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट लेबर इफ दे आर डायरेक्टली एंगेज ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट or process and the hours they spend on it can be directly measured without much of an effort.
अब जो इंजीनियर है वो क्या है, वो हर 15 दिन में एक बार आके इंस्पेक्शन करके अपना देख दाख के चले जाएंगे कि हाँ भैया प्रोग्रेस सही चल रही है, बराबर से काम हो रहा है। अब क्या वो एक्चुअल में भैया मिट्टी को रेती को छान रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं, ईटा बना रहे हैं ना, वो ऐसा काम तो नहीं कर रहे, बट उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट रूप से है, ठीक है, फिजिकल काम नहीं बट उनका मेंटल इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं उस घर के बनने में जा रहा है, लग रहा है। तो उनको भी क्या बोल रहा है, अगर हम उनको इजीली बिना किसी ज्यादा मेहनत के अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे भैया इंजीनियर को अपन ने हायर किया, इंजीनियर बोला कि भैया 1 घंटा में प्रॉपर आपके महीने में 2 बार आऊंगा, 1-1 घंटा में इंस्पेक्शन करूंगा और पर आर के इंस्पेक्शन का मैं मान लो 3,000 रुपए लूंगा, पर आर के इंस्पेक्शन का मैं क्या लूंगा, 3,000 लूंगा। तो हम बिना किसी ज्यादा मेहनत के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक महीने में इंजीनियर को हमको क्या देना है, 6,000 रुपए अपने को देना है। अगर 2 बार विजिट करते हैं 6,000 देना है, 3 बार विजिट करेंगे तो भैया 9,000 दे देंगे। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इवन तो वो डायरेक्टली वहां पे फिजिकली मेहनत नहीं करे, बट फिर भी क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनको पैसा जा रहा है जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए वो भी डायरेक्ट लेबर के अंदर में आएंगे। आगे बोल रहे हैं सिमिलरली वेयर द कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट लाइक the wages of the trainee or apprentice, their labors though directly spent on a product is not treated as a direct labor। अब जैसे मान लो कोई एक लेबर है, ठीक है, लेबर है, वो क्या किया, अब उनका लड़का है छोटा सा, घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते क्योंकि कोई देखभाल के लिए नहीं है, तो वो अपने साथ उनको विजिटिंग मतलब साइट पे अपने ले आए। अब वो लड़का भी खाली नहीं बैठा है, वो क्या कर रहा है, अपने पापा की हेल्प कर रहा है 2-4 ईंटा लाने में, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट घर बनने में है। हालांकि हो सकता है हम उसको कुछ मान लो ऐसी 100-50 रुपए दे दिए कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस्ट जो हमको लग रही है अगर वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह हो गए, जैसे आप भी जब सीएमए नहीं रहोगे, जब आप आर्टिकल वगैरह के लिए जाओगे तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। हालांकि सीएमए में तो अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है, सीए वगैरह में स्टाइपेंड नहीं मिलती है। तो एक छोटी मोटी स्टाइपेंड 1-1.5-2 हजार के खर्चे को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या उसको डायरेक्ट मानेंगे, इसलिए उसको क्या करते हैं, इवन दो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है आर्टिकल लोगों की, ट्रेनी लोगों की, बट क्योंकि उनको दिया जाने वाला जो वेजेस है या सैलरी बोल रहे हो, स्टाइपेंड बोल रहे हो, वो बहुत कम है, मिनिमम है, इसीलिए उसको हम डायरेक्ट लेबर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लेबर में अपन उसको काउंट नहीं करते। सेम जो डायरेक्ट मटेरियल वाला लॉजिक है वही यहाँ पे लगेगा, खर्चा तो कर रहे हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व है बट बहुत ही मिनिमम खर्चा है, तो उसको डायरेक्ट ना होके उसको इनडायरेक्ट मान लिया जाएगा। तीसरा आते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ऑल एक्सपेंसेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है, प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस्ड है ऑलरेडी, एंड हेंस डायरेक्टली चार्ज टू द सेंटर आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हम किसी एक कॉस्ट सेंटर से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं और उसको चार्ज करवा सकते हैं, वो क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इन अदर वर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर जॉब या डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दीज आर डायरेक्टली चार्ज टू अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या है इसके, of such expenses are examples of such expenses are royalty, excise duty, higher charges of a specific plant and equipment, cost of any experimental work carried out specifically for a particular job, traveling expenses incurred in connection with a particular contract or job etc। जैसे अपन ने रेंट दिया, अब रेंट ना तो मटेरियल का दे रहे हैं ना ही हम लेबर को रेंट देते हैं, लेबर को तो वेजेस देते हैं, मटेरियल के लिए हम भैया पैसा देते हैं, कैश देते हैं, बट रेंट क्या है, रेंट अलग चीज है, ना ये मटेरियल में आएगा ना ये लेबर में आएगा, बट रेंट देना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंसेस के अंदर में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। क्लियर बात है एकदम, हाँ जी सर। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आर ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल ले लो, इनडायरेक्ट लेबर ले लो, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस ले लो, सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सबको कलेक्टिवली बोलते हैं ओवरहेड्स, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आप सभी को बताया था। पढ़ो क्या लिखा है, ओवरहेड्स में बी डिफाइंड as the aggregate of cost of indirect material, indirect labor and such other expenses including services which cannot conveniently be charged to a specific cost unit। overheads के आगे आपके पास मॉड्यूल वगैरह होगी, लिख लेना, overhead is equal to, फुल फॉर्म में लिखना, मैं छोटे में लिख ले रहा हूं, indirect material plus indirect labor plus indirect अदर एक्सपेंसेस। ऐसे करके वीडियो पॉज करो और अपने बुक में या नोट्स आपके पास होंगे, अगर आप हमारे वाले फॉलो कर रहे हो, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज को आप लिख लेना कि ओवरहेड का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या, ओवरहेड। 10 क्या बोल रहे हैं, ओवरहेड्स आर ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन जनरल टर्म्स ओवरहेड कंप्राइजेस ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इन कनेक्शन विद जनरल ऑर्गेनाइजेशन और होल पार्ट of the undertaking, that is the cost of operating supplies and services used by the undertaking and including the maintenance of capital assets। जनरली क्या हो गया, सुपरविजन टाइप का खर्चा हो गया, ऑफिस वाले खर्चे हो गए, आपके अकाउंटिंग के खर्चे हो गए, कोई कैपिटल आपका कोई एसेट है, मशीन वगैरह, उसको मेंटेनेंस के पीछे आपका खर्चा जा रहा है, वो सारे खर्चे जनरली क्या आ गए, ओवरहेड्स के अंदर आ गया। मशीन है, प्रॉपर्ली वो काम करते रहे, जैसे आपकी गाड़ी है, प्रॉपर्ली काम करते रहे, समय समय पे हमको क्या करवाना पड़ता है, उसका इंजन ऑयल जो है चेंज करवाना पड़ता है, उसका फिल्टर साफ करवाना पड़ता है, गाड़ी को साफ सफाई करते रहनी पड़ती है, प्रॉपर मेंटेनेंस करवानी पड़ती रहती है। तो ऐसा कुछ खर्चा जो कैपिटल एसेट को मेंटेन करने में जा रहा है, वो क्या हो गया अपना, वो भी ओवरहेड्स के अंदर में आ जाएगा। द मेन ग्रुप्स अंडर विच ओवरहेड्स कैन बी सब डिवाइडेड आर। अब क्या क्या है,
तो टोटल 4 हैं। पहला है प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे, सेलिंग से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे। ठीक है। तो अब एक एक करके अपन इन चारों ओवरहेड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनडायरेक्ट जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस है वो ओवरहेड है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब क्या? प्रोडक्शन से जुड़े हुए इनडायरेक्ट खर्चे क्या है? दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और इन रेंडरिंग ऑफ अ सर्विसेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड को? फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अभी याद कर लो, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, यही सारे वर्ड्स आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि हमने तो भैया प्रोडक्शन ओवरहेड पढ़ा था, अब फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा ओवरहेड होता है? हमने तो फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ा था, अब वर्क ओवरहेड कौन सा ओवरहेड होता है? तो अभी से ही क्लियर कर लो भैया, एक वर्ड के 2-3 सारे अलग अलग नाम है। क्या क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड बोल दो, वर्क ओवरहेड बोल दो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल दो। इट इज वन एंड द सेम थिंग। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। अब आप बोलोगे कि प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा हो रहा है, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा प्रोडक्शन ओवरहेड है तो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अलग से क्या दिया है? तो समझो सटल डिफरेंस है। सटल डिफरेंस क्या है? ये है तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, बट कहां के लिए? प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री के लिए। ठीक है। अब एक कंपनी आप एज्यूम करो भैया, कंपनी की फैक्ट्री होती है, एक उसका वेयर हाउस अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, फिर एक उसका ऑफिस होता है, फ्रंट एंड ऑफिस होता है जहां भैया आपका अकाउंटिंग वगैरह का काम चल रहा है, मीटिंग्स वगैरह जहां हो रही है। एक कंपनी का आउटलेट हो गया जहां सामान उसका बिक रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जो सुपरविजन का खर्चा फैक्ट्री वाले पार्ट में लग रहा है, जहां एक्चुअल लेबर लोग काम कर रहे हैं, जहां मशीनें चल रही है, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लग रहा है वो आएगा आपके प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर या फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अब वही मानो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जहां अकाउंटिंग हो रही है, जहां बिजनेस मीटिंग हो रही है, जहां डिस्कशन किया जा रहा है मार्केटिंग वगैरह कैसे करेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे जो एमबीए वाले जो बंदे होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चा हो रहा है ऑफिस में, यानी आपके जो खर्चा हो रहा है वो क्या है आपका? वो आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड। ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पढ़ लो क्या लिखा है। दीज आर द कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू जनरल मैनेजमेंट and administration of an entity. Administrative overheads exclude production overhead, marketing overhead and interest and financing charges. Administrative overhead do not include administrative costs relating to production, factory work और manufacturing, क्योंकि वो खर्चा तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड में आ जाता है। तो फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो इधर नहीं आएगा ऑफिस वाले में, और ऑफिस वाले में जो एडमिनिस्ट्रेशन से खर्चा हो रहा है वो फैक्ट्री वाले में नहीं जाएगा। बात एकदम क्लियर है। एडमिन का खर्चा फैक्ट्री में फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन का खर्चा ऑफिस में एडमिन ओवरहेड। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? तो इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग चार्जेस नहीं आएगा और मार्केटिंग से रिलेटेड खर्चा नहीं आएगा। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। नेक्स्ट है अपना सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या है? सेलिंग ओवरहेड आर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे लगते हैं उसको क्या बोला जाएगा? सेलिंग ओवरहेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है? तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी। आर द कॉस्ट इनकर्ड इन हैंडलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द टाइम इट इज रेडी for dispatch or delivery until it reaches the ultimate consumer, including the units receiving the product or services in a inter-unit transfer. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेलिंग वाला तो क्या हो गया? बेचने से रिलेटेड खर्चा। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्या है? अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने। ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर के पहुंचने तक, फैक्ट्री से निकलने से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंच जाने तक के खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ आ जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर में आएंगे। अब चाहे आपकी फैक्ट्री में ही वो सामान 50 बार घूम रहा है उसकी कॉस्ट लग रही है, या आपकी फैक्ट्री से वर्कशॉप में गया, मतलब वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर को दे रहा है, उस बीच जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो आपका कहाँ आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगा। द कॉस्ट ऑफ एनी नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सच एज पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, labeling at an intermediate storage location, outward transportation cost, warehousing cost, cost of delivering the products to consumer, clearance and forwarding charges, cost of mending and replacing packaging material at distribution point will be part of distribution cost. And यहाँ पे गलत आ गया है, and नहीं आएगा यहाँ पे, will be part of distribution cost. तो इतनी सारी cost distribution का part बन जाएगी। क्या बोल रहा है? Non-manufacturing operations such as packing, repacking,
सेकेंडरी पैकिंग। डायरेक्ट मटेरियल में अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि पैकिंग का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल होता है, तो ध्यान देना वहां लिखा था प्राइमरी पैकेजिंग का खर्चा। जो प्राइमरी पैकेजिंग है, अब 2 टाइप की 3 टाइप की पैकेजिंग होती है, 2 टाइप की मान लो मेनली पैकेजिंग होती है, आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जो जरूरी ही है प्रोडक्ट को बचाने के लिए, जैसे टूथपेस्ट है ट्यूब में आता है, तो ट्यूब का क्या है प्राइमरी खर्चा, वो डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आप उसको क्या डाल रहे हो, कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल रहे हो, सेकेंडरी पैकेजिंग। अब बहुत सारे जो टूथपेस्ट के डब्बे हो गए, उसको आप एक बड़े कार्टून बॉक्स में डाल रहे हो, वो क्या हो गया, एक और पैकेजिंग आ गया। फिर उस कार्टून बॉक्स को फिर आप रैप कर रहे हो ताकि आप उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो एक और खर्चा। रैप करने के बाद फिर आप उसको बोरे में डाल के ट्रांसपोर्ट करें, तो इतनी सारी जो लेयर ऑफ पैकेजिंग जो बाद में जुड़ती जा रही है, जो कि क्या है आप डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए कर रहे हो, प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए कर रहे हो, वो वाली पैकेजिंग का जो खर्चा है वो आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर में। प्राइमरी पैकेजिंग नहीं आएगी, वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बनेगी। बट उसके अलावा कोई भी पैकेजिंग हो रही है, फिर उस पैकेजिंग को आपने मान लो वेयर हाउस से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर उसको खोल के तो चेक करेगा ही, खोल के चेक करके फिर से आप उसको पैक करोगे, तो फिर से रीपैकेजिंग का खर्चा, सेकेंडरी पैकेजिंग का खर्चा, लेबलिंग का खर्चा, सारे इंटरमीडिएट स्टोरेज लोकेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सारी चीजें कहाँ आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर में आएगी। कहाँ आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर में आ जाएगी। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ओवरहेड होते हैं। 4 टाइप के अपन ने देखा, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन क्या, फैक्ट्री में लग रहा है एडमिन का खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड। ऑफिस में लग रहा है एडमिन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेलिंग के दौरान लग रहे इनडायरेक्ट छोटे मोटे खर्चे, क्या हो गया, सेलिंग ओवरहेड। जैसे आपने मान लो कोई स्कीम निकाली, तो स्कीम को आप प्रचार कर रहे हो, पैम्पलेट वगैरह छपवा रहे हो गया। कूपन वगैरह आपने कुछ सिस्टम रखा, छोटे मोटे कूपन छपवा रहे हो, वो सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट आपका एक तरीके से सेलिंग आपका ओवरहेड में आ गया। ठीक है, डिस्काउंट जो दे रहे हो वो डायरेक्ट में हो गया, जो इनडायरेक्ट हो गया कूपन का आपको छपवाओगे उसका खर्चा तो लगेगा, इनडायरेक्ट में एक तरीके से वो आ गया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पैकिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, रीपैकिंग का खर्चा, लेबलिंग का खर्चा, सारी चीजें। ठीक है, आप सामान को वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आप रिटेलर तक पहुंचा रहे हो, रिटेलर से फिर वो कंज्यूमर तक जा रहा है, जितने भी बीच के खर्चे, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का यहाँ पे खर्चा आ गया। ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक अब आपको दिख रहा होगा प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, जहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉस्ट शीट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, और फिर बाद में अपन फॉर्मेट भी देखने वाले हैं कॉस्ट शीट का। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इस लेक्चर को अपन इसी नोट पे यहाँ पे रैप अप कर रहे हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहे। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।